हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ICMR 2023 का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ ही हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम PYQs को डिस्कस करेंगे लाइफ साइंसेज के। ठीक है, जैसे ये 2023 का पेपर है, देन नेक्स्ट में हम 2022 की बात करेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए के साथ आए हैं जो कि एप्टीट्यूड का रहता है, और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से अभी पार्ट 1 में हम जो है वो 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा है कि अ बीकर इज फिल्ड विद ब्रिम विद वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस वाटर विल ओवरफ्लो इफ इट्स टेम्परेचर इज। ठीक है, तो आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी है रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी है आइदर इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि आइदर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें या रिड्यूस करें। जो भी आपने बीकर को ऑलरेडी फुल कर रखा है अप टू द ब्रिम, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस रखा है, तो अब चाहे आप इंक्रीज करें टेम्परेचर को या डिक्रीज करें, जो वाटर है वो कहीं ना कहीं से ओवरफ्लो हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मैंगोज कैन बी राइपन क्विकली बाय यूजिंग। ठीक है, आप क्या यूज करें कि मैंगोज जो हैं वो जल्दी पक जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम क्लोराइड, और ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, अब मैंगोज जो हैं वो तो आप मतलब राइपन कर देंगे इजिली क्विकली, ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है, वाटर के साथ मिक्स हो करके ये क्या बनाता है? एसिटाइलीन बनाता है। ठीक है, एसिटाइलीन एक गैस होती है। अब आपको पता होगा नेचुरली जब मैंगोज राइपन होते हैं तो किसकी मदद से होते हैं? इथाइलिन की मदद से। वो भी ये गैस होती है। ठीक है, तो ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जो ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये जो है एक आर्टिफिशियल मेथड है जिससे हम फ्रूट्स को पका सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एसिटाइलिन गैस होती है ये इथाइलिन लाइक होती है। ठीक है, लेकिन इसको जो है वो कुछ कंट्रीज में बैन किया गया है, इसके यूसेज को, कैल्शियम कार्बाइड के। क्यों? क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, कार्सिनोजेनिक का मतलब है कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो कुछ ट्रेसेस जो हैं आर्सेनिक के और फॉस्फोरस हाइड्राइड के, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बाइड में मिले हैं, जिसकी वजह से इनको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो दोनों की दोनों चीजें क्या है, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है उनमें, इसलिए इसका यूज जो है वो बैंड है कुछ कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच कलर ऑफ इंसुलेशन कवरिंग इज देयर ऑन द अर्थ वायर। ठीक है, दैट गोज फ्रॉम द मेन स्विच बोर्ड टू आवर रूम्स। ठीक है, तो आपको कलर बताना है। ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन सेकंड है ब्लैक, ऑप्शन थर्ड है ग्रीन, और ऑप्शन फोर्थ है येलो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन। ठीक है, देखिए समझते हैं अब कि क्या होता है। हमारे घरों में जो वायर्स आती हैं, ठीक है, हमारे घरों में जो वायर्स आती हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। ठीक है, उन तीनों तरह को समझते हैं क्या होता है। एक होती है हमारी लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर। दूसरी होती है हमारी न्यूट्रल वायर, और तीसरी जो हमारे पास आती है वो होती है अर्थ वायर। अब ये तीनों वायर्स का काम क्या रहता है? जो हमारे पास लाइव वायर होती है वो मेन वायर होती है जो कि करंट को कैरी करती है। ठीक है, तो ये मेन करंट को कैरी करती है। राइट, अब जो ये न्यूट्रल वायर है इसका काम क्या रहेगा? ये कैरी करती है करंट को, लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये जो आपकी लाइव वायर है ये करंट को लेकर के जाएगी किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की तरफ, जिससे कि वो चीज चलेगी जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन ये जो न्यूट्रल वायर है ये उस तरफ को ना ले जाकर उससे करंट बैक डायरेक्शन को लेकर के जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी कोई चीज जो है वो चलती है। तो इसका जो मेनली कलर होता है
वो ब्लैक होता है, राइट। फिर आ जाते हैं हम अर्थ वायर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो होता है ये बेसिकली ग्राउंड में होती है, जैसे ये आपका घर है और घर से नीचे की तरफ ग्राउंड में ये अर्थ वायर जो है उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या करती है, इट इज यूज टू ग्राउंड द करंट फ्रॉम मेटेलिक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। मतलब जो मेटेलिक पार्ट है उससे ये करंट को लेगी और कहाँ पर छोड़ देगी, नीचे अर्थ में छोड़ देगी। आपने बहुत बार देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऊपर एक पोल रखा रहता है। वो पोल का काम क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर कभी बिजली गिरे, वो पोल के ऊपर गिरेगी और उस पोल से होते हुए वो बिजली कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी और अर्थ उस पूरे के पूरे चार्ज को न्यूट्रल कर देती है, ठीक है, न्यूट्रल कर देती है। जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग में जो कि धराशायी हो सकती थी उस मतलब थंडरिंग की वजह से, है ना, तो वो चीज होने से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या पूछा है आपसे कि आपको एक रिलेशनशिप का नाम बताना है जो दो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, जहां पर वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स व्हाइल अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको तो बेनिफिट मिल रहा है लेकिन दूसरा जो है वो उससे अनअफेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिडेशन, दूसरा है म्यूचुअलिज्म, तीसरा है कमेंसलिज्म और फोर्थ है पैरासिटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास कमेंसलिज्म, ठीक है। एक एक करके समझते हैं क्या होता है। प्रेडेशन का मतलब है कि जैसे लायन है, ठीक है, लायन ने डेयर को खा लिया, तो प्रेडेटर कौन हुआ, लायन, और प्रे कौन हुआ, डेयर, ठीक है। अब लायन ने इसको खाया है तो इसको तो बेनिफिट मिला, लेकिन डेयर को तो खा लिया गया तो इसके लिए वो क्या है, नुकसान की चीज है। तो जब ऐसा कोई रिलेशनशिप होता है जिसमें एक स्पीशीज को मतलब बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी को जो है उसका नुकसान हो रहा है, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो प्रेडेशन होता है। इसी तरह का एक और रिलेशनशिप होता है जिसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। इसमें जैसे ह्यूमंस हैं और लाइस जो कि हेड में हो जाती, बालों में हो जाती है ना, तो ये क्या करती हैं लाइस, ये ह्यूमंस का ब्लड सक करती रहती हैं और बालों में अंडे दे करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं। तो अब ये ह्यूमंस का ब्लड सक कर रही हैं तो इनको तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ह्यूमंस जो हैं उनको क्या नुकसान हो रहा है ना, ठीक है, उनको तो जुए रख के अपने बालों में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, एक तो वो प्रेडेशन हो सकता है और पैरासिटिज्म हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पैरासिटिज्म का कोई केस दिया है या प्रेडेशन का कोई केस दिया है, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअलिज्म पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने लाइकेंस का नाम सुना होगा, ठीक है, या लाइकेंस जो है वो एल्गे के साथ रहते हैं, या आप सिंपली समझ लीजिए कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है। इसमें दो स्पीशीज जैसे एक्स और वाई मान लेते हैं, दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ रहती हैं। कोई एक जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है या फिर दूसरा जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, तो इसमें दोनों को एक साथ रहने का बेनिफिट मिलता है। तो जहां पर दोनों को बेनिफिट मिल रहा है उसका मतलब है म्यूचुअलिज्म है। कमेंसलिज्म भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें जैसे मान लेते हैं दो स्पीशीज हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई एक दूसरे के साथ रह रहे हैं जिससे कि एक्स को तो फायदा मिल रहा है लेकिन वाई को फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको उस चीज का नुकसान भी कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। और भी तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, वो कभी हम डिटेल वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इथेनॉल एज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, किससे आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, इथेनॉल को। तो इथेनॉल जो एक वायबल बायोफ्यूल है, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास दे रखा है सबसे पहले पोटैटो, दूसरा राइस, तीसरा शुगर केन और चौथा है व्हीट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज शुगर केन, ठीक है। अब देखो और भी कई ज्यादा स्पीशीज होती हैं जहां से हम इथेनॉल को ड्राइव कर सकते हैं। कौन कौन सा होता है, जैसे कि कॉर्न, ठीक है, और शुगर केन तो हमने बात कर ही ली, ठीक है। शुगर केन ना लिख करके अगर उन्होंने शुगर केन, ठीक है, अगर उन्होंने बगास भी लिखा है तो भी ये शुगर केन की ही बात हो रही है, क्योंकि बगास का मतलब क्या होता है, जो शुगर केन का जूस निकालने के बाद एक गूदा सा रह जाता है उसे हम बगास कहते हैं, ठीक है। कौन हो गया, शुगर केन हो गया, उसके बाद शुगर बीट्स हो गए, ठीक है,
और भी इसी तरह के कुछ ग्रासेस होते हैं, ठीक है, और कुछ सेलुलोज वेस्ट होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिनको हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनसे इथेनॉल जैसा बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल है दैट कैन बी यूज टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंसेस बाय, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो कलरिंग मैटर को, ठीक है, रिमूव कर देता है। तो आपको प्रोसेस का नाम बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है एड्सॉर्प्शन, दूसरा है ब्लीचिंग, तीसरा है ऑक्सीडेशन और फोर्थ है रिडक्शन, ठीक है। तो जो राइट आंसर है दैट इज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एटम है, या फिर आप छोटे छोटे आयंस को ही मान लीजिए, ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल है किसी गैस का, ठीक है, लिक्विड का, ठीक है, या सॉलिड का, किसी भी चीज का, वो कोई सरफेस है उसके ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब एक्टिवेटेड चारकोल जो है, जैसे अगर आपने टूथपेस्ट यूज किया होगा या इसके फेस वॉशेस भी आते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को इसी तरह से अपने साथ एडहेशन करवा लेते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल इसके साथ, और जब आप वाटर के साथ उसको रिंस करते हैं अपने फेस को, तो डस्ट पार्टिकल सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है, राइट। नेक्स्ट अगर आप ब्लीचिंग के प्रोसेस की बात करें, ब्लीचिंग क्या होता है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज यूज टू रिमूव द नेचुरल कलर फ्रॉम मटेरियल, जैसे कि अगर आपको किसी चीज को वाइट करना है, ठीक है, जैसे हम आपने बहुत सारे यूट्यूब हैक्स देखे होंगे जिसमें बेकिंग सोडा का यूज करके आप शूज को क्लीन करते हैं या अपने टीथ को क्लीन करते हैं। तो किसी भी चीज को वाइट या ब्राइट करना होता है जब, तब हम ब्लीचिंग करते हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ठीक है, और या फिर मैं दूसरे टर्म्स में कहूं कि कोई रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और H पॉजिटिव आयन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, उसमें कोई ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या जो है और H पॉजिटिव आयन का रिमूवल हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन कह देते हैं। और रिडक्शन में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, इसमें जो H पॉजिटिव आयन है उसका एडिशन होगा और O पॉजिटिव या O नेगेटिव आयन का जो है वो रिमूवल हो रहा होगा, ठीक है। और ये कभी भी अकेले नहीं होते हैं, हमेशा कोई भी रिएक्शन जो भी होती है वो रिडॉक्स होती है जिसमें दोनों हो रहे होते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई। आपको सीधा सीधा सा बताना है कि स्काई जो है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है। पहले क्वेश्चन में है द ब्लू लाइट इज मोर स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल इन द एटमोस्फेयर बाय गिविंग इट अ ब्लू अपीयरेंस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में बोला है द रेड लाइट इज मोर स्कैटर्ड बाय एटमोस्फेरिक air molecules and become invisible, leaving only the blue light reach the observer. Next जो option है that is Dr. C.V. Raman was awarded the Nobel Prize for describing this phenomenon. Next option है the blue color of sky is due to the reflection of light from the ocean and seas, ठीक है। तो इसका जो right answer है वो आंख बंद करके आप option A लगा सकते हैं, ठीक है। सामने आपको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्रिज्म का, जिसमें क्या होता है एक वाइट लाइट आती है और वो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है, ठीक है, और हमें क्या पढ़ाया जाता है कि विबग्योर कहते हैं इसको, ठीक है, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इसके बहुत सारे शेड्स जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं। अब होता क्या है, ब्लू कलर की लाइट जो होती है ना, ठीक है, उसकी जो मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्कैटर ज्यादा करती है, ठीक है, तो इसी वजह से हमें स्काई जो है वो रेड दिखता है। अब ये तो सरासर गलत है कि रेड जो है वो ज्यादा स्कैटर कर रहा है इसीलिए जो है वो ब्लू लाइट दिखेगी, और इस ऑप्शन का तो कोई तुक ही नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है, कि अवार्ड दिया गया इस वजह से, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन एजेंट जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट के बारे में पूछा है, तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है जियोलाइट का। ठीक है, ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, सेकंड ऑप्शन है गोल्ड, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कॉपर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है दैट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखिए जियोलाइट जो होता है ना वो एक तरह का एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, और क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है और एड्जॉर्बेंट होता है। मेनली ये तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी? एक होगी आपकी सिलिकॉन, नेक्स्ट आ जाती है आपकी एल्यूमिनियम, और उसके बाद जो है ये ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और अगर आपने आपके घर में आरओ होगा, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जियोलाइट ही है उसमें जो कि आपकी इम्प्योरिटीज को सक कर ले रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जो गंदा पानी एक साइड से निकलता है उसमें वो सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाती है और आपको साफ पानी मिलता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द मसल इन आवर बॉडी हैज अ नेम दैट रेफर्स टू इट्स टेलरिंग। ठीक है, तो टेलरिंग का मतलब यहाँ पर लंबाई से है। ठीक है, लंबाई से है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन वन है पेरोनियस, सेकंड है हैमस्ट्रिंग्स, थर्ड है ट्रेपेजियस और फोर्थ है सार्टोरियस। ठीक है, तो आपको मसल का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सार्टोरियस मसल। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट मसल होता है हमारी बॉडी का, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट मसल है। एक बार देखते हैं कि ये मसल कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो ये डायग्राम्स आपको दिख रही होंगी, डायग्राम्स तो नहीं है, इमेजेस हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी सार्टोरियस मसल की बात करी थी, तो ये जो थाई पर फीमर बोन पर आपको दिख रहा है सबसे लॉन्गेस्ट मसल, दिस इज सार्टोरियस मसल। ठीक है, सार्टोरियस मसल। उसके बाद ये है ट्रेपेजियस मसल जो आपको बैक में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह का ये होता है। और उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स मसल जो कि इस तरह से, ये ग्रुप ऑफ मसल्स होता है लगभग, मेरे ख्याल तीन जो ग्रुप्स मतलब मसल्स हैं वो आपस में ग्रुप बना करके एक पूरा का पूरा हैमस्ट्रिंग मसल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद पेरोनियस मसल है जो कि इस तरह से आपके एंकल को जोड़ता है। ठीक है, एंकल और आपकी जो ये बोन होती है यहाँ पर, इसको ये जोड़ता है हमारे एंकल के साथ। ठीक है, तो ये पेरोनियस मसल हो गया आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पेरोनियस मसल होता है वो आपको स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, आपके फुट और एंकल को मतलब स्टेबलाइज करने का काम करता है। ठीक है, और सार्टोरियस मसल का तो मैंने आपको बता दिया है कि लॉन्गेस्ट मसल होता है बॉडी का। ठीक है, देन जो पेरोनियस मसल होता है, ठीक है, ये स्टेबलाइजर होता है। हैमस्ट्रिंग की बात करें तो ये मैंने आपको बोला था कि तीन मसल का ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये थ्री मसल्स होते हैं जो आपस में ग्रुप बनाया होता है इन्होंने। ठीक है, इसमें सबसे पहले मसल आता है सेमी टेंडिनोसिस। ठीक है, ये एक मसल होता है। उसके बाद सेमी मेम्ब्रेनोसिस करके मसल होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस करके मसल होता है। ठीक है, इस तरह से। एंड थर्ड वाला जो है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको आप प्लीज खुद से सर्च कर लीजिएगा एक बार। तो ये आपके थाई के बैक में लोकेटेड होते हैं, और ये जैसे आप फ्लेक्सिंग कर पाते हैं अपने नी और जॉइंट को, जो है वो ऊपर नीचे कर पाते हैं, एक्सटेंड कर पाते हैं थाई को, है ना, वॉकिंग में, रनिंग में, जंपिंग में, ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं ये मसल। ठीक है, थर्ड वाला नाम जो है वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको आप खुद से एक बार सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट कलर इज द बेस्ट टू वेयर टू स्टे कूल ऑन हॉट एंड समर सनी डे। ठीक है, कि अगर कोई गर्म या सनी सा दिन है तो आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए।
मुझे लगता है ये 90% ऑफ द 90 क्या 99% ऑफ द लोगों को ये आंसर पता होगा। ऑप्शन ए है ब्लैक, सेकंड है ब्लू, थर्ड है ऑरेंज और फोर्थ है वाइट। तो आंख बंद करके वाइट आंसर लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि वाइट जो है वो कम एब्जॉर्ब करता है हीट को, ठीक है, ये आपको पता है। ब्लैक जो है वो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए वाइट पहनना चाहिए गर्मियों में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अ हर्पेटोलॉजिस्ट वुड बी स्टडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किस जीव को वो स्टडी कर रहा होगा, कौन, हर्पेटोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए है बटरफ्लाई, सेकंड है स्नेक, थर्ड है ब्लड और फोर्थ है लीवर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हर्पेटोलॉजिस्ट होता कौन है, ठीक है। ये वो होते हैं जो किसको स्टडी करते हैं, जो स्टडी करते हैं रेप्टाइल्स को या फिर एम्फीबियंस को, एम्फीबियंस, ठीक है। तो इनको स्टडी करते हो, तो ये एक ब्रांच है जुओलॉजी की, ठीक है। जो लोग जुओलॉजी से होंगे उनको ये चीज पता होगी, ठीक है। तो जो हर्पेटोलॉजिस्ट होते हैं वो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर जो ब्लड को स्टडी कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, या ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी, ठीक है, हिमेटोलॉजी। और लीवर की अगर स्टडी कर रहा हो कोई, या लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, लीवर की स्टडी को कहते हैं हिपैटोलॉजी, ठीक है। नाम जो है वो थोड़े एक से हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर बटरफ्लाई या इसकी तरह कोई जीव है, ठीक है, बेसिकली जो बटरफ्लाई की स्टडी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई साइंस, ठीक है, बटरफ्लाई साइंस कहा जाता है इसको। और इसकी स्टडी को या इसको जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को बेसिकली कहा जाता है लेपिडोप्टेरोलॉजी, ठीक है, लेपिडोप्टेरोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉमनली यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अलॉयज, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि अलॉयज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। क्या वो बिस्मथ है, क्या वो बोरोन है, क्या वो मोलिब्डेनम है, क्या वो टिन है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मोलिब्डेनम, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले अलॉयज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अलॉयज होते क्या हैं, ठीक है, ये आप ऐसा समझ लीजिए कि मिक्सचर होते हैं, ठीक है। किसका मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, LEMENTS एलिमेंट्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पर स्टील स्टील की बात की गई है, ठीक है। तो स्टील जो है ये किससे मिलकर के बना होता है, आयरन प्लस कार्बन, ठीक है। भले ही इसमें आयरन की जो मात्रा है वो 99% आयरन होता है और कार्बन जो होता है वो 0.25% के आसपास होता है। बाकी आप इसमें जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम डाल लीजिए, ठीक है। और भी ऐसी मेटल्स हैं जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए डाले जाते हैं, जैसे उनमें से एक तो मोलिब्डेनम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम हो गया, देन कोबाल्ट हो गया। इस तरह के जो मेटल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनका एक सफिशिएंट अमाउंट ही जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है लेदर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द स्किन, ठीक है, कि लेदर जो बनती है जिसके आप लोग बैग्स बेल्ट्स वॉलेट्स जो है वो लेते हैं, ठीक है, ये किस पोर्शन से, स्किन के किस पोर्शन से प्रिपेयर किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है डर्मिस अलोन, दूसरा है बोथ डर्मिस एंड एपिडर्मिस, थर्ड है डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज एंड फोर्थ है सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज एंड अंडरलाइंग मसल्स, ठीक है। इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज बोथ डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है, दोनों को मिला करके, सॉरी इसका जो राइट आंसर है दैट इज डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज, ठीक है। सॉरी नॉट सेकंड इज नॉट द राइट आंसर, सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज को मिला करके जो है वो लेदर
प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब जो स्किन होती है हमारी, ठीक है, जो स्किन होती है हमारी उसके कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसकी लेयर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो अराइज हो जाते हैं। जो हमारी स्किन होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहली कौन सी होती है? एपिडर्मिस। आपको इस चीज के बारे में पता भी होगा, एपिडर्मिस। देन उसके बाद सेकंड पे कौन सी आ जाती है? हमारी डर्मिस, ठीक है। एंड द थर्ड पे कौन सी आ जाती है? हाइपोडर्मिस। अब अगर आप ध्यान दें कि जो एपिडर्मिस है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में क्या काम करती है? सबसे पहले तो ये प्रोटेक्टिव बैरियर है हमारी बॉडी का, ठीक है। ये न्यू स्किन जो हमारी, जैसे अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो न्यू स्किन आ जाती है वहां पर, तो ये वो बनाती है। और स्किन को जो कलर प्रोवाइड करती है, जिसमें हम बोलते हैं कि मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा, है ना, तो वो ब्लैक होता है, ठीक है। और वाइट अगर होगा कोई इंसान तो उसमें मेलानिन कम प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कलर हमारी बॉडी को देती है। अब डर्मिस की अगर हम बात करें तो इसमें कोलेजन, इलास्टिन, इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो हमारे हेयर ग्रोथ होती है ना, जैसे ये बाल है, इसका सबसे ऊपर वाला लेयर, सॉरी ये स्किन है, इसका सबसे ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस है। अब जो हेयर ग्रोथ हो रही है वो डर्मिस से हो रही है, इस तरह से जो हेयर ग्रोथ है वो निकलती है, ठीक है। सो इसमें एक तो कोलेजन और इलास्टिन मिलेगा आपको, हेयर यहाँ से ग्रो कर रहे हैं। और जो नर्व रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि आपको किसी ने टच किया, ठीक है, तो वो आपको टच सेंस कैसे हो रहा है? क्योंकि इसके बीच में, इसमें इस लेयर में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो आपको टच को सेंस करने में, पेन को सेंस करने में, है ना, हेल्प करते हैं। और जितने भी ऑयल ग्लैंड्स हैं वो भी इसी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और भी जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, है ना, जो स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो यही लेयर करती है। इसमें सप्लाई होती है हमारे ब्लड की, ठीक है। एपिडर्मिस में हमारे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि कई बार ऊपर का स्किन शाफ्ट निकल जाता है लेकिन ब्लड नहीं निकलता है ना, तो वो एपिडर्मिस लेयर जो है वो वहां से रिमूव हो जाती है। अगर डर्मिस लेयर रिमूव हो रही है, दैट मीन्स कि वहां से ब्लड आएगा, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई होती है। अब जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है, ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। एक होती है सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ठीक है। और दूसरा ये किससे मिलकर के बनी होती है? मसल्स से, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी मिलेगा वहां पर और मसल्स भी मिलेंगे वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर जो फैट है वो क्या करती है? वो हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे अगर कभी आप गिर जाएं तो कई बार आपकी हड्डी टूट जाती है और कई बार नहीं टूटती है। तो वो नहीं टूटने का रीजन यही है कि यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यूज, जो कि फैटी टिश्यूज होते हैं, वो मिलते हैं और मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी को एक तरह से, बोन्स को आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब मसल्स जो होते हैं उनमें नर्व्स होती हैं, ठीक है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ये वाली लेयर, ठीक है। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेट at least 10,000 different odorants because we have one of the most evolved dash system। कौन सा सिस्टम है जो आपको कोई स्मेल को सेंस करने में हेल्प कर रहा है कि ये अच्छी स्मेल है, ये बुरी स्मेल है ना? तो आप लगभग 10,000 डिफरेंट टाइप की ऑडरेंट्स को सेंस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा सिस्टम करने में हेल्प करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑडिटोरी, सेकंड है गेस्टोरेटरी, थर्ड है ओल्फैक्टरी और फोर्थ है टेक्टाइल, ठीक है। तो आंख बंद करके, आपको पता है ओल्फैक्टरी नर्व हमारे नोज में होती है, तो ओल्फैक्टरी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सा सिस्टम, कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व करता है। जैसे ऑडिटरी जो सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा हेयरिंग में हेल्प करता है। तो मतलब इसमें कौन सा ऑर्गन आएगा? एयर, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेयरिंग के लिए। उसी तरह से गैस्टेटरी जो है उसमें हमारी टंग आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्फैक्टरी तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें नोज आ जाएगा, है ना। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्मेल के लिए। टेक्टाइल जो है वो हमारी, एक मिनट, ये हमारा, हाँ, टेस्ट के लिए है। टेक्टाइल जो है वो हमारा टच के लिए आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्गन जो है स्किन होता है, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। और
जितने भी आपको टच फील हो रहे हैं, पेन फील हो रहा है, कोई चीज गरम गरम लग रही है, तो उसमें स्किन का रोल है ना, टैक्टाइल सिस्टम क्या देते हैं हम अपनी बॉडी का। तो इस तरह से सेंसेस जो हैं उनको डिफरेंट सिस्टम्स में बांटा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, HCl होता है हमारे पेट में, in the human stomach lumen can be as low as 1.5. Still, normally, it does not corrode the gastric mucosa because, ठीक है, आपको बताना है कि जो गैस्ट्रेटरी एसिड है HCl, उसकी पीएच लगभग 1.5 होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, ठीक है, वो कोरोड क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं जो है हमारी पेट की लाइनिंग वो इतने भयानक एसिड से भी जल रही है, ठीक है, उसका रीजन बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है दिस पीएच इज नॉन कोरोसिव फॉर द सेल्स ऑफ स्टमक, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में कहा है म्यूकोसा सिक्रीट्स प्रोटेक्टिव म्यूकस दैट लाइंस द सरफेस। देन थर्ड ऑप्शन में कहा है ह्यूमंस टेक एसिड लोअरिंग मेडिकेशन ऑल द टाइम टू कीप पीएच हाई। और ऑप्शन 4 जो है उसमें कहा है कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कंटेन माइल्डर एसिड एज वेल विच न्यूट्रलाइज द स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता होगा कि देखिए अगर उन्होंने बोला है कि पीएच नॉन कोरोसिव है इन सेल्स के लिए, तो आपको भी पता है जितनी ज्यादा पीएच होती है एसिड की, ठीक है, उतना ही वो घातक होता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है म्यूकोसा सिक्रीट्स प्रोटेक्टिव म्यूकस दैट लाइंस द सरफेस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर, है ना, कि जो म्यूकोसा है वो एक म्यूकस सिक्रीट करता है जो कि एक लाइनिंग बना देता है जिससे हमारा जो ये पेट होता है ना, इस तरह से हमारा पेट होता है, तो इसकी जो लाइनिंग बन गई है तो इससे जो हमारे डायरेक्ट स्किन है वो इस HCl के टच में नहीं आती है ना, जिसकी वजह से पेट जो है वो जलता नहीं है। अब ह्यूमंस जो है वो एसिड लोअरिंग मेडिकेशंस लेते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो माइल्डर एसिड्स कंटेन करते हैं, ये भी गलत है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पिक्चर, उसमें एयर दे रखा है कि ये पिक्चर जो है वो 1720 की है ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको PPE किट कहते हैं, है ना, कोविड में से तो सब गुजरे हैं, सबको पता है PPE किट इज शोन, ठीक है, वो दिखाई गई है। अब ये पूछा है कि टू विच एंडेमिक, ठीक है, टू विच एंडेमिक दिस दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, सेकंड है स्मॉल पॉक्स, फोर्थ है एपिडेमिक टाइफस और फिफ्थ है प्लेग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्लेग, ठीक है, सॉरी ये थर्ड ऑप्शन है एंड ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है प्लेग, ठीक है। तो ऐसा कुछ PPE किट उस टाइम पर बनाया गया था। इस PPE किट का ना बहुत अच्छा यूज जो था वो किया गया था, कैसे वो समझते हैं, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये कुछ लॉन्ग सा कोट टाइप दिख रहा है आपको, है ना, तो इसमें ये जो पूरा PPE किट बनाया गया था, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में बनाया गया था। इसका सबसे पहला जो पार्ट था वो था एक लॉन्ग कोट, जो आपको दिख भी रहा होगा कि एक लॉन्ग सा कोट पहना हुआ ना, ब्लैक सा, ये देखो लॉन्ग कोट था। दूसरा जो था वो क्या था, एक बीक्ड मास्क था, तो आपको ऐसे चोंच की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, एक बीक्ड मास्क था इसमें। और थर्ड चीज जो थी वो क्या थी, ग्लव्स, ठीक है, या फिर बूट्स वगैरह, है ना, जो भी इन्होंने पहन रखे हैं साथ में, ठीक है। ग्लव्स थे, बूट्स थे और हैट भी दिख रही है इसके सर पर, वो हैट वगैरह भी थी, ठीक है। अब इसको बनाने का मकसद क्या था, ठीक है, देखो जो लॉन्ग कोट बनाया गया था, ठीक है, वो बनाया गया था वैक्स्ड फैब्रिक का या फिर लेदर का यूज करते थे, जिसमें से कि कोई भी जो चीज है वो इजीली अंदर ना घुस पाए, ठीक है। उस टाइम पे इतना तो पता था कि माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इस कपड़े को चूज किया, वैक्स्ड फैब्रिक या फिर लेदर को, जिसके कि पोर बहुत छोटे होते हैं और इसमें से कोई भी माइक्रोब जो है वो इजिली जा नहीं सकता, ठीक है। दूसरा जो ये बीक्ड मास्क था, इसको बनाने का मोटिव ये था कि इस बीक्ड मास्क में बहुत सारे एरोमेटिक सब्सटेंसेस भरे रहते थे, ठीक है, जैसे कि कोई हर्ब्स हो गए, है ना, उस टाइम पे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, तो स्पाइसेस वगैरह इस बीक में भर दिए जाते थे,
ठीक है। और ऐसा माना जाता था कि ये जो डिजीज रिडन एयर है, ठीक है, जो बाहर से प्लग फैला हुआ जो हवा है, ठीक है, वो हवा को इस ये अगर मतलब इसमें से गुजरेगी भी तो हर्ब्स और स्पाइसेस जो हैं वो उसको प्योरीफाई कर देंगी, ठीक है। और तीसरा ग्लव्स वगैरह है ना, ये तो बचने के लिए कि कहीं से हवा जो है वो एंटर ना हो जाए, शूज वगैरह है ना। अब ये महामारी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि होता क्या है। अब जैसे प्लेग के बारे में है ना। प्लेग जो है वो एक सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बेसिकली फ्लीज से होता है, ठीक है। ये फ्लीज कहीं पर भी हो सकती है, मोस्टली माउस, रैट, इनमें देखी जाती है, ठीक है। तो ये फ्लीज जो होती हैं जब ये किसी कांटेक्ट में आती हैं, जैसे मान लो कि इस फ्ली ने इस माउस को काट लिया, ठीक है। अब या इस माउस में जो ऑलरेडी प्रेजेंट था और फिर फ्ली ने इसको काट लिया और उस फ्ली ने किसी ह्यूमन को काट लिया, तो इस तरह का कोई भी कॉन्टेक्ट, या माउस ने सीधा ह्यूमन को काट लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एनिमल से जो ह्यूमंस में जाती है, ठीक है, उससे वो जो डिजीज है वो कौन सी होती है? प्लेग। इस तरह से और भी बहुत सारी डिजीज हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्लेग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल से किस में गई? ह्यूमंस में जाती है ये, ठीक है। और किसकी वजह से होती है? फ्लीज की वजह से होती है, ठीक है। या फिर अगर आप अब यहाँ पे इसको मास्क बनाने का मोटिव ये था कि अगर किसी इंसान से इंसान में फैलनी है तो वो एयर से भी फैल जाती थी, ठीक है। या अगर आपने ऐसी कोई हवा इनहेल कर लिया है जिसमें प्लाग का कोई बैक्टीरिया वगैरह था तो भी ये आपको हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, ये बेसिकली किसको टारगेट करता है? ये करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे 3 ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है नोज, ठीक है, फिर थ्रोट और फिर लंग्स, ठीक है। तो इस तरह अब कोविड था वो भी सेम इन्फ्लुएंजा ही था, ठीक है, इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस था, तो इसलिए नोज, थ्रोट और लंग्स को ही ये टारगेट करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली वायरस होता है, ठीक है। वायरस जो प्लेग था वो क्या था? वो बैक्टीरिया था, ठीक है। ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है। अब फिर स्मॉल पॉक्स आया। स्मॉल पॉक्स ने भी बहुत तबाही मचाई थी अपने टाइम पे, ठीक है। तो ये जो था ये वायरोला करके वायरस होता है, ठीक है, वेरियोला वायरस, ठीक है, उससे ये फैलता है, ठीक है। और इसका जो ये जीनस है ये होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस, ठीक है। ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है वो इसका जीनस है, ठीक है, दिस इज जीनस, ठीक है। और वेरियोला जो है वो वायरस से स्मॉल पॉक्स फैलता है, ठीक है। फिर आ जाता है एपिडेमिक टाइफस, ठीक है। इसका एक और नाम है, देखिए आपको जो नाम है ना डिजीज के ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं लोज ब्रोन टाइफस, TYPHUS टाइफस, ठीक है। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? ठीक है, दिस स्प्रेड टू पीपल थ्रू कॉन्टेक्ट विद बॉडी लाइस, ठीक है। इन्फेक्टेड कोई बॉडी लाइस थी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बेड बग हो गया, ठीक है, इस तरह से कोई लाइस थी, वो इन्फेक्टेड थी ऑलरेडी इस डिजीज से, ठीक है। और उस लाइस ने जो है वो आपको काट लिया है, ठीक है। तो वहां से जो इन्फेक्शन है वो कहाँ चला गया? ह्यूमंस में चला गया, ठीक है। इस तरह से ये यूजली जो है वो फ्लीज से ही ट्रांसमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज जो है वो समझना जरूरी है, ठीक है। देखो, 2-3 टर्म्स होती हैं, जब कोविड आया था उस टाइम पे भी काफी इस चीज का जिक्र किया गया था। एक जो टर्म होती है वो होती है एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि एक कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एरिया में आपको वो इन्फेक्शन जो है वो कुछ पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक कांस्टेंट पॉपुलेशन में आपको वो इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसको हम कह देते हैं एंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो होती है एपिडेमिक। कोई बीमारी एपिडेमिक कब बनेगी? ठीक है, अब जैसे ये मैंने बताया एंडेमिक था, ठीक है। अब एक सडन स्पाइक आ गया, ठीक है, कि केसेस जो हैं
लोकेशन भी इंक्रीज कर रही है, पहले इतने एरिया में हो रही थी, अब ज्यादा एरिया में हो रही है, और पॉपुलेशन भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक मेजर स्पाइक जब आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे केसेस आने लगते हैं एक ही बीमारी के, उसको हम एपिडेमिक घोषित कर देते हैं। ठीक है, और पेंडेमिक, जैसे कि कोविड पेंडेमिक था, ठीक है, पेंडेमिक उसको कहते हैं जब कोई चीज एपिडेमिक होती है जो वो मल्टीपल कंट्रीज में फैल जाए। ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज में जो चीज फैल जाए उसको हम पेंडेमिक घोषित कर देते हैं फिर। ठीक है, या मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए। ठीक है, और फिर एक और टर्म आती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आउटब्रेक। ठीक है, क्या कहते हैं, आउटब्रेक। आउटब्रेक में क्या होता है, ये यहाँ पर जो मतलब नंबर ऑफ केसेस जो होता है, ठीक है, वो एपिडेमिक से ज्यादा हो जाए अगर तो, ठीक है, ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एपिडेमिक केसेस, उस चीज को हम आउटब्रेक घोषित कर देते हैं। जैसे कि कोविड आउटब्रेक हुआ था, है ना, और फिर वो मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में फैल गया, तो उसको हमने पेंडेमिक घोषित कर दिया, है ना। तो इस चीज की जो ये जो टर्म्स हैं ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कई बार क्वेश्चनर जो है वो टर्म्स दे देता है, ठीक है, और हमें फिर फिगर आउट करना होता है कि किस डिजीज की बात हो रही है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ की टूल यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ प्री हिस्टोरिक सैम्पलिंग सैंपल्स इज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है फोरेंसिक कैलिब्रेशन, बोन एज डिटर्मिनेशन, रेडियो कार्बन डेटिंग, या फिर टोड्स मेथड। ठीक है, आप सबको इसका आंसर पता है, दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, अगर कोई हमें प्री हिस्टोरिक चीज मिलती है, जैसे हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, है ना, उससे पुराना तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसी दौरान जो था वो इजिप्शियन पीरियड भी चल रहा था, है ना, तो इनसे पुराना कुछ भी नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो साइंटिस्ट को चीजें मिली वहां से, आर्कियोलॉजिस्ट को, है ना, तो उन्होंने उसकी क्या करी, कार्बन डेटिंग करी, जिससे हमें ये पता चला कि ये आज से इतने साल पुरानी है चीज। ठीक है, तो जब भी हमें कोई प्री हिस्टोरिक सैंपल मिलता है, हम सीधा उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग करके ये पता कर लेते हैं कि ये कितने साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द नोबल प्राइज इन मेडिसिन इज एक्चुअली नेम्ड एज नोबल प्राइज इन। ठीक है, आपको बताना है कि जो नोबल प्राइज मेडिसिन में दिया जाता है, तो उसको किस एक्चुअल नाम बताना है कि नोबल प्राइज कैसे दिया जाएगा, किस नाम से दिया जाएगा। ठीक है, तो मेडिसिन और सर्जरी में दिया जाएगा, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया जाएगा, मेडिसिन और पैथोलॉजी में दिया जाएगा, या फिर केमिस्ट्री और मेडिसिन में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मेडिसिन और पैथोलॉजी। तो जब भी किसी को नोबेल प्राइज मिलता है मेडिसिन में, तो उसको कैसे बोला जाता है कि नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन और पैथोलॉजी में। ठीक है, तो ये जो है वो टर्म्स हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है रकून, सेकंड ऑप्शन है यूरोपियन बैगर, थर्ड ऑप्शन है थ्री टोथ्ड स्लोथ, और फोर्थ ऑप्शन है डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, तो ये सब आपको सबको पता है कि एग लेइंग मैमल्स जो हैं वो डक बिल्ड प्लेटिपस हैं। ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और जो ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं, इसके लिए कई बार ना एक और टर्म भी यूज कर देते हैं, उस चीज को बस ध्यान में रख लीजिए। इनको कहते हैं मोनोट्रीम। ठीक है, MONOTREME, मोनोट्रीम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR इज। ठीक है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिवर्स टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सेकंड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, थर्ड है रियल ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि क्वेश्चनर बहुत सारे टाइप के हमारे पास PCR होते हैं, है ना, तो क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो एटलीस्ट आपको नाम सबके पता होने चाहिए और वो क्या काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर सबसे फर्स्ट की हम बात करें, तो एक होता है रियल टाइम PCR, है ना, कोविड के टाइम पे सबका हुआ था रियल टाइम PCR। तो इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, और इसमें फ्लोरेसेंस भी यूज हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ये फ्लोरोसेंट भी होता है।
दूसरा जो टाइप आ जाता है वो हमारे पास, जो ये अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात की हमने, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल क्या रहता है कि आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए, ठीक है। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि आरएनए से डीएनए की कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड, दैट इज लॉन्ग रेंज पीसीआर, ठीक है। लॉन्ग रेंज पीसीआर का जो बेसिक क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि इसमें लॉन्गर डीएनए फ्रेगमेंट्स को या लॉन्गर डीएनए रेंजेस को यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम फोर्थ पर, दैट इज हॉट स्टार पीसीआर, ठीक है। हॉट स्टार में सबसे पहली बात तो हीट का यूज होता है, और इसमें एंटीबॉडी की डीनेचरेशन भी होती है, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट्स भी याद रख लेंगे तो कई बार इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो एंटीबॉडी का डीनेचरेशन होता है, हीट इसमें यूज होती है। नंबर 5 पर आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लेक्स पीसीआर, ठीक है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, ठीक है। इसमें याद ये रखना है कि मल्टीपल प्राइमर्स का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें फ्रेगमेंट कह लो, या फिर फ्रेगमेंट, ठीक है, जैसे रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर्स यूज कर लिए, है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास असेंबली पीसीआर, ठीक है, असेंबली पीसीआर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड की एम्पलीफिकेशन कराते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड की एम्पलीफिकेशन कहां पर करवाते हैं, असेंबली पीसीआर में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे असेंबली पीसीआर नहीं होगा, असेंबली पीसीआर में एक्चुअली में ओवरलैपिंग प्राइमर्स को यूज करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर एसिमेट्रिक पीसीआर जो होता है, एसिमेट्रिक पीसीआर में हम सिंगल स्ट्रैंडेड एम्पलीफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हम असेंबली पीसीआर को कर लेते हैं डिस्कस। असेंबली पीसीआर में बेसिकली ओवरलैपिंग प्राइमर्स का यूज करते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग प्राइमर्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 8th नंबर पर आ जाता है हमारे पास नेस्टेड पीसीआर, ठीक है, नेस्टेड पीसीआर, ठीक है। तो ये बेसिकली किस लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जो अनवांटेड या फिर मैं कह लूँ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उनको रिड्यूस कर देता है। तो बेसिकली इसमें हमें वही मिलेगा जो चीज हम ढूंढना चाह रहे हैं, जिस चीज को हम एक्चुअल में एम्पलीफाई करना चाहते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इन सीटू पीसीआर, ठीक है। इसमें हम क्या कराते हैं, इसमें हम पीसीआर रन तो करते हैं, लेकिन किस में करते हैं, सेल्स और टिश्यू के अंदर ही करते हैं, ठीक है। इनमें से कोई जीनोम हम बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। इनमें ही इसको रन किया जाता है, इन सीटू पीसीआर कहते हैं इसको, ठीक है। एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रियल टाइम पीसीआर की बात की, जो क्वांटिटेटिव और फ्लोरोसेंस का यूज करता है, और क्वांटिटेटिव मेजर्स हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट देता है ये, ठीक है। फिर लॉन्ग रेंज पीसीआर आ जाते हैं, जिसमें हम लॉन्ग डीएनए रेंजेस को यूज करते हैं, ठीक है। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ जाता है पीसीआर, ठीक है, जिसमें हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉट स्टार पीसीआर, जिसमें हम हीट का और एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्स पीसीआर में हम मल्टीपल फ्रेगमेंट्स का, मल्टीपल प्राइमर्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स इस तरह के प्राइमर्स आ जाते हैं। फिर एसिमेट्रिक पीसीआर आता है, जिसमें हम लोग सिंगल स्ट्रैंड का एम्पलीफिकेशन कराते हैं। और फिर असेंबली पीसीआर आ जाता है, जिसमें हम ओवरलैपिंग प्राइमर्स को यूज करते हैं। फिर नेस्टेड पीसीआर आ जाता है, जिसमें हम अनवांटेड प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करवा देते हैं। और फिर इन सीटू पीसीआर आ जाता है, जो सेल्स और टिश्यूज में ही किया जाता है, इसमें से जीनोम बाहर निकाल करके उसको पीसीआर मशीन में रन नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग रेडियो फ्रीक्वेंसी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ग्लोबल एयर नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कॉमनली यूज की जाती है एयर ग्लोबल एयर नेविगेशनल सिस्टम में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
दूसरा है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, देन टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, या फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा यूज किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखते हैं कि होता क्या है। देखो, जो एविएशन कम्युनिकेशन होता है या नेविगेशनल एड्स होते हैं, वो स्पेस वेव्स के साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक है, किसके साथ? स्पेस वेव्स। अब स्पेस वेव्स में ना बहुत सारी वेव्स आती हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यही वेरी हाई फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कौन सा आ जाता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ठीक है, और फिर थर्ड पर आ जाता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो रेडियो वेव्स होती हैं, ये होती हैं 30 to 300 मेगाहर्ट्ज की। ठीक है, और ये प्राइमरली यही यूज होती हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो रेडियो वेव्स हैं वो रहती हैं रेंज 300 से 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद सुपर हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती है। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 गीगाहर्ट्ज से शुरू होती है और 30 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेडियो वेव्स हैं जिनको नेविगेशनल सिस्टम के लिए, जैसे एरोप्लेन वगैरह है ना, इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जितना भी हम गूगल मैप्स वगैरह चलाते हैं वो भी यही यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज सुटेबल टू विटनेस द नेचुरल फिनोमिना ऑफ डायनेमिक लाइट डिस्प्लेस कॉल्ड अरोरा। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो फिनोमिना हो रहा है, ये अरोरा नाम से जाना जाता है, ये कहाँ होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है नियर द आर्टिक एंड अंटार्कटिक ओशन, सॉरी ओशन नहीं है, नियर द आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन कह सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड है क्लोजर टू द इक्वेटोरियल रीजन, देन सहारा डेजर्ट, देन मंगोलिया। ठीक है, तो ये सबने सुना होगा, इस अरोरा को नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप एनिमे वगैरह का शौक रखते हैं तो उनमें मूवीज में दिखाई जाती हैं ये काफी, है ना। और तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज नियर आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन में ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद दिस गैस रिड्यूसेस ऑक्सीजन डेंसिटी एंड कैन बी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, कि कौन सी ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के ऑक्सीजन डेंसिटी को कम कर देती है। ठीक है, और इसको हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है सेवोफ्लूरेन, देन नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर हीलियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हीलियम। ठीक है, अब हीलियम ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये एक नोबल गैस है। ठीक है, एक तो ये इसकी एडवांटेज है। ठीक है, दूसरा ये लो डेंसिटी की होती है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। ठीक है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी थेरेपीज में यूज करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ये हीलियम है, हीलियम के साथ ऑक्सीजन को मिलाया तो एक गैस बनती है जो दोनों का मिक्सचर होती है, जिसको हम हेलियोक्स कहते हैं। ठीक है, हेलियोक्स। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो एयर फ्लो होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन आप पेशेंट को दे रहे हैं, उस एयर फ्लो को ज्यादा एफिशिएंट बना देती है। ठीक है, तो जैसे जिनकी सिवियर रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है, जिनका अस्थमा बहुत सिवियर होता है, या फिर जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनके इतनी ताकत नहीं बचती है लंग्स में कि वो रेस्पायर कर सके, तो उस जगह पर इस गैस को यूज किया जाता है, हेलियोक्स। ठीक है, तो ये लो डेंसिटी के कारण काफी ज्यादा मैं कहूँ एफिशिएंसी बढ़ा देती है ना, इसलिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द मेजर क्लू दैट लेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसको यूज किया गया और जिसने क्लू दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, पहला है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इमेजेस, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ डिवाइडिंग सेल, देन थर्ड है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ मियोसिस, एंड देन पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है,
तो इसका प्रिंसिपल एक एक थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन्स के, उनको देखने में हेल्प करता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जो भी आप प्रोटीन देखना चाहते हैं, जैसे अगर आप डीएनए देखना चाहते हैं तो उसको क्रिस्टल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्रिस्टल फॉर्म ही होंगी, कुछ लिक्विड भी होती हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं। तो सॉलिड अगर आप कर ले रहे हो अपना सैंपल तो दैट मीन्स कि वो क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या रहता है कि जो क्रिस्टलिन एटम्स हो गए हैं, ठीक है, जो एटम्स क्रिस्टल फॉर्म में हैं वो क्या करेंगे, वो डिफ्रेक्ट करते हैं लाइट को, क्योंकि उनके साथ लाइट टकराएगी, ठीक है। और लाइट क्या हो जाएगी उस टाइम पे, डिफ्रेक्ट हो जाएगी। एक्सरेज जो हैं, एक्सरेज लिखना चाहिए यहाँ पर, एक्सरेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और वो बहुत सारी डायरेक्शंस में चली जाती हैं, ठीक है। अब जब वो बहुत सारी डायरेक्शंस में चली जाती हैं तो उनका जो इंटेंसिटी है, एक तो उसको मेजर कर लिया जाता है, और वो जो एंगल फॉर्म कर रही होती है उसको मेजर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से एक 3D इमेज जनरेट हो जाती है चीज की, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है उसमें बेसिकली हम हाई वोल्टेज करंट का यूज करते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज करंट का यूज करते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज करंट को यूज करने का क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे ही आप हाई वोल्टेज करंट दोगे ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। आपने सबने पढ़ा होगा कि वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट स्टफ, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उनको हाई वोल्टेज करंट मिलता है तो वो अपनी वो एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है, और एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में, ठीक है, जाते रहेंगे। जैसे अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लाइट आती है, मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है और सैंपल पे गिरती है। यहाँ पर सेम काम इलेक्ट्रॉन बीम कर रही है बस, ठीक है। तो उसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि यहाँ पर लाइट बीम को ना यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी की एक टाइप नीचे दी गई है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम टेम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेम होता है ना, ठीक है, और भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होते हैं, है ना, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, है ना। तो इसमें क्या होता है, टेम में क्या होता है, टेम जो है सेम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो आप स्पेसिमेन यूज करोगे उस स्पेसिमेन को बहुत थिन लेयर उसकी काटी जाती है और उसको एक कॉपर ग्रिड पर रख देते हैं, ठीक है, कॉपर ग्रिड पर रख देते हैं। काफी बड़ा होता है, पूरे मतलब रूम चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। टेम जो है वो इतना बड़ा होता है। तो अब आपने इस सैंपल को कॉपर ग्रिड पर रख दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे पास थ्रू होंगे और इसमें जो भी आप ऑर्गेनेली देखना चाहते हो उसकी इमेज जो है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी होती है वहां पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब जैसे सेम है, सेम और टेम में सिर्फ एक यही फर्क है कि जो सेम है वो इंटरनल इमेजेस देता है सेल की, और अगर आपको उसका सरफेस देखना है सेल का तो वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से होता है, सेम से होता है, वो सिर्फ सरफेस को स्कैन करता है, ठीक है। और इसमें जो है वो 3D इमेजेस देखने को मिलती हैं दोनों में, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी, है ना। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी में बिल्कुल सिंपल सा काम होता है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, देखो सबसे पहले तो अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड में फर्क समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये एक पाथ है, ठीक है। अब एक लाइट जो है वो सिर्फ इसी तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये होगी हमारी पोलराइज लाइट। लेकिन एक जो दूसरी जो लाइट है जो अनपोलराइज है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो इस तरह से भी ट्रेवल कर रही है, वो इस तरह से भी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो जो अनपोलराइज लाइट होती है वो एक ही प्लेन में, ठीक है, ठीक है, जैसे ये पाथ है, ये अलग अलग प्लेन में, जैसे इस प्लेन में भी मूव कर रही होगी, इस प्लेन इस तरह से भी मूव कर रही होगी, ठीक है। तो मोर देन वन प्लेन में जो वाइब्रेट करे उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोल देते हैं, और एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में जो वाइब्रेट करे उसको हम पोलराइज्ड लाइट बोल देते हैं। अब होता क्या है, जैसे सैंपल के साथ कोई चीज टकराती है, जैसे ये सैंपल था, इसके साथ कोई लाइट टकराई तो वो अनपोलराइज्ड हो जाएगी, है ना। अब उसको आगे फिल्टर लगा करके पोलराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इन्हीं का फायदा, जो क्योंकि अब ये अपने साथ इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, है ना, अनपोलराइज लाइट, तो इसको इसका ही इन्हीं लाइट्स को डिटेक्ट करके फिर आगे जो है वो इमेज को जनरेट कर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल्फ्रेड नोबेल द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइजेस was once called the merchant of death for which of the following invention, ठीक है।
तो जो अल्फ्रेड नोबल थे, क्या थे वो? फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइजेस, ठीक है, इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। तो इन्होंने एक इन्वेंशन हुई थी, ठीक है, उस इन्वेंशन को इन्होंने कहा था मर्चेंट ऑफ डेथ, ठीक है। आपको बताना वो इन्वेंशन कौन सी थी। क्या वो इन्वेंशन गन पाउडर थी, क्या वो साइनाइड था, क्या वो डायनामाइट था, या फिर वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स थे? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि इन्होंने डायनामाइट को जो है वो ये नाम दिया था, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से हमें प्यार देते रहें, और इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।